Why is it so important to you to own it when you have a military presence there, which you could expand to affect security? Because when we own it, we defend it. Right now, we are going to do something on Greenland, whether they like it or not. We'll take over Greenland, and we're not going to have Russia or China as a neighbor. I would like to make a deal, the easy way, but if we don't do it the easy way, we're going to do it the hard way. दुनिया के नक्शे पर एक सफ़ेद खामोश सा टुकड़ा, ना वहाँ भीड़ है, ना शहरों की आवाज़, ना वॉर की पिक्चर्स, और फिर भी अमेरिका इसे लेकर खुली धमकियाँ दे रहा है। चाइना इसके चारों ओर इन्वेस्टमेंट का जाल बिछा रहा है। रशिया इसे अपनी सिक्योरिटी के लिए खतरा मान रहा है। यूरोप को डर लग रहा है कि अगली जंग यहीं से ना शुरू हो जाए। आज हम बात कर रहे हैं अर्थ के सबसे बड़े आइलैंड ग्रीनलैंड की। एरिया में ये इंडिया से भी बड़ा है और पॉपुलेशन सिर्फ 60,000। एक ऐसी ज़मीन जिसे दुनिया अब तक सिर्फ बर्फ समझती थी, लेकिन असल में ये फ्यूचर की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल प्राइज है। और इसकी कहानी आज से नहीं, धरती के जन्म से शुरू होती है। आज से लगभग 4 अरब साल पहले जब धरती ठंडी हो रही थी, ग्रीनलैंड के रॉक्स धीरे धीरे आकार ले रहे थे। आज साइंटिस्ट मानते हैं कि ग्रीनलैंड में मौजूद कुछ रॉक्स धरती की सबसे पुरानी जीवित चट्टानें हैं। आज से लगभग 60 से 100 मिलियन ईयर्स पहले नॉर्थ पोल पर भी बर्फ नहीं थी। जब डायनासोर्स धरती पर घूमते थे, ग्रीनलैंड हरा भरा था, नदियाँ थी, डेंस जंगल्स थे और बड़े बड़े प्लांट्स थे। लेकिन धरती कभी स्टैटिक नहीं होती। वक्त के साथ कॉन्टिनेंट्स हिले, ओशन करंट्स बदले और एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड धीरे धीरे कम होती गई। इससे धरती को मिलने वाली गर्मी कम हो गई, गर्मियाँ छोटी होती चली गई और जो बर्फ गिरी वो पूरी तरह पिघलनी बंद हो गई। बर्फ ने सूरज की रोशनी वापस स्पेस में रिफ्लेक्ट करनी स्टार्ट कर दी, जिससे धरती और ठंडी होती चली गई। और इसी स्लो नेचुरल प्रोसेस का नाम था आइस एज। हजारों साल तक बर्फ गिरती रही, परत दर परत, और पूरा आइलैंड एक मोटी चादर में कैद हो गया। आज ग्रीनलैंड पर जो बर्फ है वह सिर्फ ठंड नहीं, वह समय की तिजोरी है। अगर ग्रीनलैंड सिर्फ बर्फ होता तो कोई प्रेसिडेंट धमकी नहीं देता। ग्रीनलैंड के नीचे हैं रेयर अर्थ मिनरल्स, लिथियम, यूरेनियम, गोल्ड, आयरन ओर, जिंक, ऑयल, नेचुरल गैस और बहुत कुछ। रेयर अर्थ एलिमेंट्स ऐसे जिनके बिना मोबाइल, सैटेलाइट्स, मिसाइल, ईवी बैटरीज, एआई चिप्स और फाइटर जेट्स कुछ भी नहीं बन सकता। आज इन मिनरल्स पर सबसे ज़्यादा कंट्रोल है चाइना का। ग्रीनलैंड में मौजूद है क्वानफील्ड और लिमाओसाक जैसे फील्ड्स, जो दुनिया के सबसे बड़े अंडर डेवलप्ड रेयर अर्थ रिजर्व्स में से एक है। यानी अगर ग्रीनलैंड खुला तो पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन हिल जाएगी। और ऊपर से ग्रीनलैंड की बर्फ के नीचे दुनिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर रिजर्व भी जमा है। अगर ग्रीनलैंड की पूरी आइस शीट पिघल जाए तो ग्लोबल सी लेवल लगभग 7 मीटर्स तक बढ़ सकता है। फ्यूचर में पानी ही ताकत बनेगा। हजारों साल पहले इंट्यूट लोग ग्रीनलैंड में बसे। उनके लिए ग्रीनलैंड कंट्री नहीं था, वो एक रहने योग्य सिस्टम था। इंट्यूट लोग 50 से ज़्यादा अलग अलग तरह की बर्फ़ पहचानते थे, क्योंकि हर बर्फ़ चलने लायक नहीं होती। वो जानते थे कौन सी बर्फ़ वजन सह सकती है और कौन सी अचानक टूट जाती है। इंट्यूट्स ने कायक जैसे वेसल्स बनाए, जिनका डिज़ाइन आज भी मॉडर्न मिलिट्री और रेस्क्यू बोट्स में इस्तेमाल होता है। उन्होंने लेयर्ड क्लोथिंग सिस्टम्स डेवलप किए, जिन पर आज का मॉडर्न कोल्ड वेदर गियर डिपेंडेंट है। उनकी सर्वाइवल नॉलेज लिखी नहीं थी, लेकिन आर्कटिक में वही सबसे सटीक साइंस थी। लेकिन बाहर की दुनिया के लिए ग्रीनलैंड नॉलेज नहीं था, वो था रिसोर्स। 10th सेंचुरी के एंड में वाइकिंग एक्सप्लोरर एरिक द रेड ग्रीनलैंड पहुंचा। वो आइसलैंड से एक्साइल किया गया था हत्या के आरोप में। जब वह इस बर्फीली ज़मीन पर पहुंचा तो उसने जानबूझकर इसे एक अट्रैक्टिव नाम दिया ग्रीनलैंड, क्योंकि उसका मकसद सच बताना नहीं था, लोगों को यहाँ लाना था। उस दौर में सर्वाइवल नहीं, माइग्रेशन एक स्ट्रैटेजी था। एरिक द रेड ने ग्रीनलैंड में पहली नॉर्स सेटलमेंट बसाई, जहाँ कुछ सेंचुरीज तक वाइकिंग्स ने खेती, पशुपालन और ट्रेड किया। लेकिन जैसे ही मौसम ठंडा हुआ, आइस एज ने वापसी की। ये सेटलमेंट्स धीरे धीरे गायब हो गए। ग्रीनलैंड ने वाइकिंग्स को भी वही सिखाया जो उसने हमेशा सिखाया, ये ज़मीन तभी रहती है जब तुम इसके हिसाब से चलो। 18th सेंचुरी में डेनमार्क, नॉर्वे ने ग्रीनलैंड को कॉलोनी डिक्लेयर किया। मिशनरीज आए, ट्रेड मोनोपोली बनी, इंट्यूट कल्चर दबा दिया गया। ग्रीनलैंड डेनमार्क के लिए भी ज़्यादा फायदेमंद नहीं था, वो एक जिम्मेदारी था, लेकिन सोवरेनिटी डेनमार्क के हाथ पे चली गई। वर्ल्ड वॉर 2 में जब नाजी जर्मनी ने डेनमार्क पर कब्जा किया,
अमेरिका ने कहा अगर डेनमार्क ग्रीनलैंड की रक्षा नहीं कर सकता तो हम करेंगे, और यहीं से ग्रीनलैंड में अमेरिकन मिलिट्री प्रेजेंस स्टार्ट हुई और आज भी वहाँ पे पिटुफिक या फिर थ्यूल एयर बेस प्रेजेंट है। ये बेस रशियन मिसाइल्स डिटेक्ट करता है, सैटेलाइट्स ट्रैक करता है और आर्कटिक सर्विलांस करता है, यानी ग्रीनलैंड पहले से ही अमेरिकन सिक्योरिटी सिस्टम का एक हिस्सा है। ग्रीनलैंड सिर्फ सर्विलांस की जमीन नहीं रहा, कोल्ड वॉर के दौरान ये जमीन एक ऐसी सीक्रेट बन गई जिसे डिकेड्स तक दुनिया से छुपाया गया। 1959 में अमेरिका ने ग्रीनलैंड के नीचे एक प्रोजेक्ट शुरू किया, प्रोजेक्ट आइसवॉर्म। ऑफिशियली कहा ये साइंटिफिक रिसर्च है, लेकिन एक्चुअल में ये प्लान था ग्रीनलैंड की बर्फ के नीचे 600 से ज्यादा न्यूक्लियर मिसाइल्स को छुपाने का। इन मिसाइल्स को रेल लाइक टनल्स में मूव किया जाना था ताकि अगर सोवियत यूनियन पर अटैक करना पड़े तो ग्रीनलैंड से डायरेक्ट स्ट्राइक हो सके। और इसके लिए बनाया गया कैंप सेंचुरी, एक पूरा अंडरग्राउंड शहर, बर्फ के नीचे न्यूक्लियर रिएक्टर, हॉस्पिटल्स, डॉर्मेटरीज एंड कमांड सेंटर्स। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, ग्रीनलैंड की बर्फ स्टेबल नहीं थी, आइस शीट धीरे धीरे खिसक रही थी और अमेरिका को रियलाइजेशन हुआ अगर मिसाइल्स यहीं रखे गए तो वो खुद ब खुद दफन हो जाएंगे और प्रोजेक्ट आइसवॉर्म चुपचाप बंद कर दिया गया। लेकिन डेनमार्क को इस पूरे न्यूक्लियर प्लान के बारे में सालों तक कुछ नहीं बताया गया और आज भी कैंप सेंचुरी के नीचे रेडियो एक्टिव वेस्ट, टॉक्सिक मटेरियल बर्फ में कैद है। प्रोजेक्ट आइसवॉर्म ने एक बात साफ कर दी, ग्रीनलैंड सिर्फ स्ट्रैटेजिक नहीं था, वो न्यूक्लियर वॉर का भी मंच बनने वाला था। अब आता है कहानी का सबसे बड़ा मोड़। ग्रीनलैंड की बर्फ तेजी से पिघल रही है और जैसे जैसे बर्फ हट रही है मिनरल्स एक्सेसिबल हो रहे हैं, न्यू आर्कटिक शिपिंग रूट्स खुल रहे हैं और एशिया यूरोप की डिस्टेंस 30 से 40% तक कम हो सकती है। चाइना इसे कहता है पोलर सिल्क रोड, रशिया इसे कहता है नदन सी रूट और अमेरिका इसे कहता है नेशनल सिक्योरिटी रिस्क। इन नामों के पीछे सिर्फ शिप्स की बातें नहीं है। 21st सेंचुरी में पावर का मतलब सिर्फ तेल या जमीन नहीं रह गया, पावर अब डिसाइड होती है डेटा, कंप्यूटिंग, टेक्नोलॉजी से। और इसी मोड पर ग्रीनलैंड की अहमियत एक नए लेवल पे चली जाती है। अब क्वेश्चन उठता है आज की दुनिया में ग्रीनलैंड अचानक इतना ज़रूरी क्यों हो गया है? इसका जवाब 3 शब्दों में है, पावर, कूलिंग और स्टेबिलिटी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सुपर कंप्यूटिंग 3 चीज़ें मांगते हैं, हैवी इलेक्ट्रिसिटी और लगातार कूलिंग, पॉलिटिकल एंड जियोग्राफिकल स्टेबिलिटी। ग्रीनलैंड तीनों देता है। एआई डेटा सेंटर्स इतनी गर्मी पैदा करते हैं कि उन्हें ठंडा रखना एक चैलेंज है। ग्रीनलैंड की नेचुरल कोल्ड क्लाइमेट फ्री कूलिंग देता है, यानी कम एनर्जी खर्च और ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर। और ग्रीनलैंड में मैसिव हाइड्रो पावर पोटेंशियल है, ग्लेशियल मेल्ट से कंटिन्यूअस फ्रेश वाटर फ्लो मिलता है। ये एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आइडियल पावर सोर्स है। और साथ में एआई सिस्टम्स को पॉलिटिकली अनस्टेबल कंट्रीज में नहीं लगाया जाता। ग्रीनलैंड में कम पॉपुलेशन, लो कॉन्फ्लिक्ट एंड स्ट्रैटेजिक कंट्रोल ये सब देता है, इसीलिए ग्रीनलैंड परफेक्ट है। और यही रीजन है यूएस, चाइना, यूरोप तीनों की नज़र में ग्रीनलैंड फ्यूचर एआई बैकबोन बन सकता है। जिसके पास ग्रीनलैंड, उसके पास सिर्फ मिनरल्स नहीं है, उसके पास डेटा, इंटेलिजेंस और एआई डोमिनेंस भी होगी। इसीलिए ग्रीनलैंड की लड़ाई सिर्फ तेल या रेयर अर्थ मिनरल्स की नहीं है, ये न्यूक्लियर पास्ट एंड एआई फ्यूचर के बीच की जमीन की है। चाइना खुले तौर पर ग्रीनलैंड पर दावा नहीं करता। चाइना करता है माइनिंग इन्वेस्टमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रपोजल्स एंड साइंटिफिक रिसर्च मिशंस। चाइना जानता है अगर टेरिटरी नहीं मिली तो इकोनॉमी से रास्ता बनेगा, और यही बात अमेरिका और यूरोप को सबसे ज्यादा डराती है। रशिया के लिए ग्रीनलैंड नाटो की आंख है, मिसाइल डिटेक्शन एडवांटेज है। अगर यूएसए ने ग्रीनलैंड पर पूरा कंट्रोल ले लिया तो रशिया की न्यूक्लियर डिटरेंस कमजोर हो जाती है। इसीलिए रशिया आर्कटिक मिलिटराइजेशन बढ़ा रहा है। ट्रंप की सोच नई नहीं है, अमेरिकन हिस्ट्री टेरिटरीज खरीदने और अब्जॉर्ब करने की पहले भी रही है। 1803 में लुइसियाना परचेज के जरिए अमेरिका ने फ्रांस से अपना साइज लगभग 2 गुना कर लिया। 1819 में फ्लोरिडा स्पेन से लिया गया, सिक्योरिटी और ट्रेड रूट्स के नाम पर। 1867 में अलास्का रशिया से खरीदा गया, तब इसे सीवर्ड्स फॉली कहा गया, लेकिन बाद में वही ऑयल, गैस और मिलिट्री एडवांटेज बना। 1917 में वर्जिन आइलैंड डेनमार्क से खरीदे गए ताकि कैरिबियन में स्ट्रैटेजिक नेवल कंट्रोल मिल सके। हर बार दुनिया ने हंसा और हर बार अमेरिका ने लॉन्ग टर्म फायदा देखा। इसी हिस्ट्री को देखते हुए ट्रंप का ग्रीनलैंड पर ध्यान अचानक नहीं लगता, बल्कि एक कंटिन्यूटी सी दिखती है।
पहले ट्रंप ने कहा हम ग्रीनलैंड खरीद सकते हैं, अब टोन बदल चुकी है, अब बात खरीद की नहीं, अब बात कंट्रोल की है। और अमेरिका ग्रीनलैंड पर जोर ज़बरदस्ती करता है तो ये कोई एक कंट्री पर अटैक नहीं होगा, ये पूरा ग्लोबल ऑर्डर हिलाने वाला कदम होगा। और इसके कम से कम 5 रास्ते बनते हैं। सिनेरियो 1 है सॉफ्ट टेक ओवर, बिना गोली बिना युद्ध। अमेरिका कहेगा हम किसी पर कब्जा नहीं कर रहे, हम सिर्फ ग्रीनलैंड की सिक्योरिटी कर रहे हैं। रेफरेंडम कराया जाएगा, पैसे की बौछार होगी, जॉब्स, इंफ्रा, सिक्योरिटी प्रोमिसेस, नाम दिया जाएगा सेल्फ डिटर्मिनेशन, लेकिन अमेरिका का कंट्रोल रहेगा मिनरल, स्पोर्ट्स, एआई डेटा सेंटर्स पर। दुनिया बोलेगी ये डेमोक्रेटिक है, लेकिन असल में ये होगा एक साइलेंट एनेक्सेशन, अलास्का जैसे मॉडल का मॉडर्न वर्जन। सिनारियो 2 होगा जहाँ पे डेनमार्क को हीरो बना दिया जाएगा कि हम दोस्त की मदद कर रहे हैं। अमेरिका नाटो के जरिए बोलेगा डेनमार्क अकेला है और हम उसके अलाई हैं। यूएस ट्रूप्स ग्रीनलैंड में परमानेंटली तैनात होंगे, कमांड रहेगा वॉशिंगटन में, फ्लैग रहेगा डैनिश, हीरो दिखाया जाएगा डेनमार्क को और कंट्रोल करेगा अमेरिका। यूरोप असहज होगा लेकिन खुला विरोध नहीं कर पाएगा। सिनेरियो 3 है यूरोप का रेजिस्टेंस, और ये नाटो का भी अंत हो सकता है। फ्रांस, जर्मनी, स्पेन खुलकर कह सकते हैं ये सॉवरेनिटी पर अटैक है, यू में बगावत होगी और नाटो अंदर से टूटने लगेगा। एक सवाल उठेगा, अगर अमेरिका अलाई की जमीन ले सकता है तो अलायंस का मतलब ही क्या रहेगा? और ये सिनेरियो अमेरिका के लिए पॉलिटिकली सबसे ज्यादा कॉस्टली होगा। सिनेरियो 4 है रशिया एंटर करता है इस पूरे सिनेरियो में एज अ बैलेंसर और स्टार्ट हो जाएगा कोल्ड वॉर 2.0। रशिया सीधे ग्रीनलैंड नहीं जाएगा, वो करेगा आर्कटिक मिलिट्री ड्रिल्स, सबमरीन डिप्लॉयमेंट्स और एयर स्पेस चैलेंजेस। रशिया नैरेटिव बनाएगा हम एक्सपेंशन रोक रहे हैं, ग्रीनलैंड यूएस रशिया स्टैंड ऑफ जोन बन जाएगा, एक भी गोली चली तो पूरी आर्कटिक बेल्ट मिलिटराइज्ड हो जाएगी। सिनेरियो 5 जब चाइना बिना सेना जीत जाए, सबसे खामोश और सबसे खतरनाक, अमेरिका फोर्स यूज करे, दुनिया हंगामे में चली जाए और चाइना बिल्कुल शांत। वो कहेगा हम युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन उसी दौरान लोन्स, इंफ्रा, माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एआई डेटा पार्टनरशिप्स। हीरो दिखाया जाएगा पीस को, लेकिन कंट्रोल होगा चाइना का इकोनॉमी पे। लेकिन सबसे बड़ा खतरा युद्ध नहीं, सबसे बड़ा खतरा है प्रेसिडेंट। अगर ग्रीनलैंड फोर्स से बदला जा सकता है तो कल कोई भी रिसोर्स रिच कंट्री सेफ नहीं होगी। ग्रीनलैंड पर अटैक सिर्फ बर्फ पर हमला नहीं होगा, ये उस नियम का उल्लंघन होगा जो दुनिया को जोड़े हुए है। ग्रीनलैंड की लड़ाई आज की नहीं है, ये 2030 से 2050 की लड़ाई है। रिसोर्सेज, रूट्स, क्लाइमेट तीनों यहीं टकराते हैं। हिस्ट्री बताता है जहाँ धरती के नीचे कुछ कीमती हो वहाँ पे शांति परमानेंट नहीं होती। ग्रीनलैंड आज बर्फ है, कल स्ट्रैटेजी, परसों कॉन्फ्लिक्ट। सवाल ये नहीं कौन जीतेगा, सवाल ये है दुनिया कितनी कीमत चुकाएगी। जय हिंद।